नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा के लिए 41 निर्विरोध उम्मीदवार चुने जाने के बाद अब बाकी बची 15 सीटों पर आज 27 फरवरी मंगलवार को चुनाव जारी है और चुनावी परिणाम मंगलवार देर शाम को ही घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन इसमें से 41 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए। जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से निर्विरोध चुना गया है। वहीं अब बाकी बची जिन 15 सीटों पर आज चुनाव होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सहयोगी संगठन है, उसने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक पैंतरेबाजी की जा रही है। हिंसक आंदोलन राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकते। ऐसी पैंतरेबाजी में किसान ही पिसता और मरता है। राजस्थान के किशनगढ़ में भारतीय किसान संघ की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि कभी भी किसी भी स्तर पर हिंसक आंदोलन को प्रोत्साहन, समर्थन और मदद कहीं से भी नहीं मिलनी चाहिए। हिंसक आंदोलन के प्रति शासन, प्रशासन और समाज का जीरो टॉलरेंस आज समय की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपनी मांगें बताई हैं। किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाएं, कृषि आदानों यानी खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद और साजो सामान पर जीएसटी खत्म की जाए और किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात की। जब एक छात्रा ने उनसे पूछा कि अगर वे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनकी क्या राय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं जो पहनना चाहती हैं उन्हें वो पहनने का पूरा अधिकार है। ये महिलाओं पर निर्भर करता है कि वे क्या पहनना चाहती हैं। ये फैसला उनका है कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। मुझे लगता है कि ये कोई और तय नहीं कर सकता। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को रद्द कर सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखकर इस योजना को नौजवानों के साथ घोर अन्याय बताया है और अपील की है कि लाखों लोगों के साथ न्याय किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच सरकार ने 2 लाख युवाओं को सेना भर्ती के लिए चयनित किया था। वे ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। तभी सरकार ने 31 मई 2022 को अग्निपथ स्कीम लाकर देश की सेवा का उनका सपना तोड़ दिया। अब वे बेरोजगारी, हताशा और निराशा के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार ने इन युवाओं के साथ अन्याय किया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिमों में निकाह रजिस्ट्रार या फिर काजी कर रहे थे, लोगों को शादी का सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने ये कानून ही खत्म कर दिया है। स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि निकाह मुस्लिमों का धार्मिक अधिकार है। वे लोग हमारे समुदाय को उनके धार्मिक अधिकार और परंपराओं से दूर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि असम कैबिनेट ने शुक्रवार को इस अधिनियम को निरस्त करने की मंजूरी दी है और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि इस कदम से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। संदेशखाली हिंसा मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने कल सोमवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। वहीं अब अदालत के इस निर्देश के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सोमवार रात को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगर वे शेख को गिरफ्तार करने में विफल होती है तो 72 घंटे के अंदर कारणों की रिपोर्ट दाखिल की जाए। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने सरकार से बदमाशों द्वारा एक बच्चे को फेंके जाने वाले मामले की जांच करने और इसकी रिपोर्ट भी राजभवन को सौंपने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शेख शाहजहां को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले का आरोपी बताया जा रहा है और साथ ही स्थानीय महिलाओं ने शेख और उसके साथियों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अदालत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।
अदालत ने केंद्र को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए, वरना हम आदेश पारित करेंगे। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि कोस्ट गार्ड को लेकर आपका इतना उदासीन रवैया क्यों है, आप कोस्ट गार्ड में महिलाओं को क्यों नहीं चाहते। सीजेआई ने कहा था कि आपके पास नौसेना में महिलाएं हैं, तो कोस्ट गार्ड में ऐसा क्या खास है जो महिलाएं नहीं हो सकती। हम पूरा कैनवास खोल देंगे। वह समय गया जब हम कहते थे कि महिलाएं कोस्ट गार्ड में नहीं हो सकती। महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं तो महिलाएं तटों की भी रक्षा कर सकती हैं। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, अब इसे यहाँ दिखाएं। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने कल सोमवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पात्र गरीब परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मासिक आर्थिक मदद को लेकर कहा कि यह वादा नहीं, गारंटी है। भारत में अन्य किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम गरीबों के लिए वादा कर रहे हैं और हर गरीब परिवार को हर महीने उनके खाते में 5,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर है, जैसा कि प्रधानमंत्री दर्शाते हैं, तो वह इस पर हमला क्यों करते हैं और इसके सांसदों को क्यों खरीदा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी कांग्रेस से डरे हुए हैं। मोदी मुझे भी नहीं छोड़ते क्योंकि वे कांग्रेस अध्यक्ष से भी डरे हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा है कि अब वाली यात्रा कट कॉपी पेस्ट है। दरअसल एबीपी न्यूज से इंटरव्यू के दौरान जब उनसे राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले यात्रा की तो इसका फायदा मिला, लेकिन अब वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा कट कॉपी पेस्ट है। ये नहीं देखा कि समय और चुनौती अलग है। ये होता कि आपको कांग्रेस के बैनर पर लड़ना है तो बात अलग थी, लेकिन आपने 20 दलों का कुनबा बनाया है। इसे चलाने के लिए समय चाहिए और ये ना करके आप बंगाल और ओडिशा सहित अन्य राज्यों में घूम रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर से जब ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चला रहे हैं, इस पर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ये 3 लोग कांग्रेस नहीं चला रहे, राहुल गांधी कांग्रेस को चला रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये सब सपोर्टिंग रोल में हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल लोग पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान जब कनाडा के साथ संबंधों पर सवाल किया गया कि वीज़ा मिलने की रफ्तार धीमी हुई है, भारत ने कनाडा में वीज़ा देने की प्रक्रिया बंद भी की थी। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि हमें वीज़ा प्रक्रिया इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि हमारे राजनयिक काम पर जाने को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उन्हें धमकी मिल रही थी और उस समय हमें कनाडाई सरकार से ज़रूरत के हिसाब से सहयोग भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हालात उससे बेहतर हैं तो वीज़ा का काम पहले की तरह सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि कनाडा ये कहता रहता है कि वो एक लोकतंत्र है और लोगों को बोलने की आज़ादी है, लेकिन लोगों को धमकाना और वाणिज्य दूतावास पर स्मोक बम फेंकना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। मित्र देश के खिलाफ हिंसा और अलगाववाद की बात करने वालों की वकालत करना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल होता है और ये कई देश में अलग अलग स्तर पर होता है। ब्रिटेन में हमारे दूतावास पर हमला हुआ और हमें जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। हमारी जगह खुद को रखिए और बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते। मालदीव सरकार के भारतीय सैनिकों को वहां से हटाए जाने को लेकर भी विदेश मंत्री से सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पूरे समय कृतज्ञता और एहसान पर नहीं चलती, इसका रास्ता कूटनीति ही निकालती है। हर परिस्थिति में हमें लोगों को समझना पड़ता है। मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और एक प्लेन है जिनका इस्तेमाल मेडिकल राहत बचाव कार्य के लिए किया जाता है और इसका फ़ायदा मालदीव के लोगों को ही होता है। ये सेना के प्लेन हैं तो उन्हें सेना के लोग नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। जयशंकर ने कहा कि इस पर अगर उन्हें ऐतराज़ है तो हम इसका बैठकर सुझाव निकालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और मालदीव के बीच इसे लेकर नई सहमति बनी है और अब भारत के टेक्नीशियन मालदीव में इन जहाज़ों की देखरेख के लिए तैनात किए जाएंगे। पेटीएम के स्वामित्व वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने कल सोमवार को बताया कि कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा
पेटीएम की पेमेंट्स बैंक यूनिट के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा देंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कंपनी की ओर से ये फैसला आरबीआई की ओर से उठाए गए कदम की प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया है। आगे ये भी बताया गया है कि भविष्य में पेमेंट्स बैंक यूनिट से जुड़े फैसले नया बोर्ड लेगा, जिसमें कई नए लोगों को शामिल किया गया है। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे श्री श्रीनिवासन श्रीधर, सेवानिवृत्त आईएएस देवेंद्रनाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार गर्ग और सेवानिवृत्त आईएएस रजनी सिबल शामिल हैं। रूस के साथ बीते लंबे समय से जारी युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस के खिलाफ युद्ध जीत कर रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राजधानी कीव में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी को भी यूक्रेन नष्ट करने नहीं देंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और इसके सहयोगी देशों को क्राइमिया पर यूक्रेन के कब्जे को दोबारा कायम करने की कोशिश करनी होगी। बता दें कि क्राइमिया पर रूस के कब्जे के 10 साल हो चुके हैं। इसके बाद 24 फरवरी 2022 को रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमला किया था। जेलेंस्की के मुताबिक अब तक इस युद्ध में 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 27 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,100 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 72,700 के लेवल पर है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 352 अंक नीचे 72,790 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 63 अंक गिरकर 46,512 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।